नमस्कार, मैं आनंद गोडसे। आई कम फ्रॉम दयासरा फाउंडेशन और आप सभी एंटरप्रेन्योर्स का स्वागत है। दयासरा फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में आप सबका ग्रास एकेडमी का और सब एंटरप्रेन्योर्स का स्वागत है। वैशाली जी भी हमारे साथ है और हमारे एक्सपर्ट प्रकाश आगाशे भी आज आए हुए हैं। हेलो। तो मैं 2 मिनट में दयासरा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा-सा आपसे बता देता हूँ और उसके बाद में प्रकाश विल टेक ओवर फॉर अस टू टेक थ्रू द बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम। दयासरा फाउंडेशन ये 6-7 साल पहले शुरू हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और डॉक्टर आनंद देशपांडे ये जो बहुत बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो एक आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स करके जिन्होंने शुरू की थी, शुरू की है 30-31 साल पहले। और जब उन 25 इयर्स परसिस्टेंट सिस्टम्स के हुए तो उसके बाद में दयासरा फाउंडेशन ये फैमिली फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया। दयासरा फाउंडेशन का मुख्य काम यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योजकता, उद्योग करने वाले स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का काम दयासरा फाउंडेशन करती है। उसका दयासरा का जन्म पूना में हुआ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन दयासरा फाउंडेशन पूरे भारत में अलग-अलग एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स के साथ में बहुत सारा काम अभी कर रही है। अ, हमारे देश में आईटी के साथ में, आईटी की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है उसी के साथ में अपनी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी योगदान करने वाली बात ये है कि हमारे जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस है शहरों में जो पाए जाते हैं, फूड, फैशन, ब्यूटी, कोचिंग क्लासेस है। बहुत सारे लोग घर से ही अपने-अपने खुद के छोटे बिज़नेस चलाते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से चलाते हैं। खुद की जो कमाई है, खुद का इनकम खुद कमाते हैं और खुद के साथ में 2, 3, 4, 5, 10 फैमिलीज़ तक भी सपोर्ट करते हैं। तो जब ये छोटे बिज़नेसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, वो स्ट्रॉन्ग है ही लेकिन और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तब बहुत सारी फैमिलीज़ को इनकम सपोर्ट भी मिलेगा और हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट का चालू बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए दयासरा फाउंडेशन इज़ कमिटेड टू सपोर्ट दीज़ बिज़नेसेस। तो बिज़नेस की शुरुआत करते हुए, उसका मैनेजमेंट करते हुए, उसको बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके की मदद लगती है। उसमें प्लानिंग है, कंप्लायंस है, फाइनेंस है, उसके साथ में मार्केटिंग है और आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन सर्विसेज भी बहुत ज़रूरी है। हम अभी-अभी कोरोना की तकलीफ से फिर से उठकर 1.5-2 साल में बहुत तरह के चेंजेस हुए हैं। बहुत तरह के हमने बातें देखी है जो बिज़नेस के लिए हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बिज़नेस का ऑनलाइन प्रेज़ेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी दयासरा मदद करती है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बिज़नेस प्लानिंग करके नाम से प्रोग्राम है, जिसका मतलब है जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं या जस्ट शुरू किया है, तो कौन-सी बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए। उसके प्लानिंग में कौन-सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट है प्रकाश आगाशे जो दयासरा के साथ पिछले 7 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे बिज़नेसेस को वन ऑन वन कंसल्टेशन उनके प्रोजेक्ट्स प्रपोज़ल्स बनाए हैं। और बैंक में आप जब जाते हैं, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी होता है। तो मैं प्रकाश जी को अ, ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनका सेशन शुरू कर दें और शुरू करने से पहले मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। अ, आप सबको ये भी बताता हूँ कि आप अगर चैट बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चन है, वो इंग्लिश, हिंदी कौन-सी भी भाषा में आप लिख सकते हैं और वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चंस जो है वो आंसर आपको मिल सकते हैं और उसी के साथ में दयासरा की वेबसाइट बाकी बातों के बारे में भी प्रकाश आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप एकदम इंटरैक्टिव तरीके से ये सेशन हम आगे चलाएँगे। तो आपका स्वागत है क्वेश्चंस पूछने के लिए, इंटरैक्शंस करने के लिए, आपके बिज़नेस के बारे में भी हमें बताने के लिए। तो आप वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपका बिज़नेस कौन-सा है।
और ओवर टू प्रकाश। थैंक यू आनंद। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में मैं प्रकाश अगाशे स्वागत करता हूं दियासरा की तरफ से। जैसे कि डॉक्टर आनंद गोडसे जी ने अभी बताया कि आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या आपको कुछ बताना है आपके बिजनेस के बारे में, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाले हैं। जो ये जैसे सेशन खत्म हो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा उस वक्त हम उसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो थ्रू आउट द सेशन अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आता है, जैसे आपको अगर आता है तो नोट डाउन कीजिए, उसे चैट विंडो में आप बता दीजिए। वो क्वेश्चंस हम वन बाय वन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ठीक है। सो जस्ट टू स्टार्ट, मुझे पहले मेरा स्क्रीन में आप सब लोग के साथ शेयर करता हूँ। आनंद, इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ प्रकाश, अच्छी तरह से दिख रहा है। हाँ, या ओके। सो आज आनंद जी ने जैसे आप सब लोगों को बताया कि बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम ये आज का हमारा प्रोग्राम है। तो ये बिजनेस प्लानिंग होता क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है, वेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आज बेसिकली पहले हम देखेंगे कि इसका एजेंडा क्या है आज के प्रोग्राम का। सो एजेंडा फॉर दिस प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस प्लान, सेकंड हाउ टू प्लान अ बिजनेस, थर्ड tools and templates for a planning a business, basic compliances and sources of funds. Okay, so यहाँ पर एक हमारे जैसे आप देख रहे होते, ये एक हमारे दोस्त है जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से मतलब कोई भी जो न्यू एंटरप्रेन्योर होता है उसे बिजनेस स्टार्ट तो करना है, उसके पास काफी सारे आइडियाज होते हैं, उसका कुछ प्लान होता है जो मार्केटिंग के बारे में होता है, टीम के बारे में होता है, स्ट्रेटजी करना है, सारी चीजों के बारे में वो सोचते हैं। उनका कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के बारे में वो सोचते रहते हैं। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह से उनके थॉट्स काफी रहते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सभी लोग जिन्होंने बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट करना चाहा या किसी ने भी स्टार्ट किया है, तो आपने भी इस स्टेज में महसूस किया होगा कि एग्जैक्टली मैं कैसे करूं और कैसे आगे बढ़ूं। मुझे नॉलेज है, पर्टिकुलर आइडिया है, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे आगे कैसे बढ़ना है ये हमें उस वक्त समझ में नहीं आता है। जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उन्हें पता होगा कि शुरुआत के दिनों में जब वो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, उनका छोटा सा भी क्यों ना कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन कैसे शुरुआत करें इसमें वो काफी देर तक सोचते रहते थे। रात रात तक लोग सोचते हैं कि कैसे करें इसे आगे जाके। आप लोगों को पता होगा कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, जैसे कि हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी को फैशन डिजाइनिंग या टेलरिंग का छोटा सा शॉप स्टार्ट करना है, तो ये इनिशियल आइडिया होता है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूं? क्या मैं तुरंत शॉप रेंट पे लूं या घर में बैठ के सिलाई करूं, या मैं पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं फिर मैं शॉप खोलूं? ऐसे काफी सारी चीजें इसमें हमारे पास हमारे माइंड में होती है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो बेसिकली शुरुआत करनी चाहिए बिजनेस प्लान से। तो ये बिजनेस प्लान से शुरुआत कैसे करें, क्या होता है बिजनेस प्लान, कहाँ पे रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, कहाँ कैसे करना है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे अब। सो बिजनेस प्लान, व्हाट इज बिजनेस प्लान? मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ता हूँ और उसे भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट that describes in detail how business defines its objective and how it is to go about achieving its goal. A business plan lays out a written roadmap for the firm from marketing, financial and operational standpoints. अब ये जो डेफिनेशन है इसे आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि इसके कुछ, जैसे कि हम ब्रेकआउट करके अगर पढ़ते हैं, बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स क्या? जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कहाँ से शुरुआत करूं, तो फर्स्ट थिंग मुझे पेन और पेपर लेके एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है। देन व्हाट इज द रिटन डॉक्यूमेंट? वो क्या कहेगा रिटन डॉक्यूमेंट, क्या बताएगा, क्या लिखेंगे हम उसमें?
जिसमें आपका पूरा बिजनेस का जो एक्टिविटी, जो आइडिया आपने लिया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और आपको वो उसका जो भी आपका पर्टिकुलर सेट गोल होगा, वो कैसे अचीव किया जाएगा, इसके बारे में उसमें हमें जानकारी पूरी तरह से लिखनी है। तो जिससे क्या होगा कि ये पूरा लेआउट जो रहेगा वो एक आपको रोड मैप बना कर देगा, जिसमें आप मार्केटिंग, फाइनेंशियल्स और आपका एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस कैसे करना है उसके पॉइंट्स रहेंगे, माइलस्टोन्स रहेंगे, जिसे हमें अचीव करते जाना है। ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है डॉक्यूमेंट को आपको लिखना है। नाउ यू कैन यूज द कंप्यूटर एज वेल एज यू कैन यूज द पेन एंड पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो उससे आप ये डॉक्यूमेंट बना सकते हो। अब इसका पर्पज क्या होता है, क्यों हमें बनाना है? बेसिकली देयर आर टू पर्पजेस। फर्स्ट, जो आपका बिजनेस आइडिया है या आपका जो भी बिजनेस के बारे में आपका विजन है, उसके साथ अलाइनमेंट बिजनेस प्लान का होगा, जिससे अगर ये अलाइन होगा तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव या आपका पर्टिकुलर विजन है बिजनेस के बारे में, तो उसे आपको अचीव करने में और बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में आपको उसकी हर वक्त पर मदद होगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए, आपको पता है कि आपका बिजनेस है, बिजनेस में से आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, प्रॉफिट मिलने वाला है, या उसे आगे कंटिन्यूअसली हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये होता है हमें चेक करना। मतलब कैसे कि अगर मुझे शुरुआत के दिनों में 10,000 मिल रहे हैं किसी बिजनेस का, कोई मैं बिजनेस करता हूँ और उसमें से मुझे 10,000 रुपए हर महीना मिलने का एक्सपेक्टेशन है। अगर ये पर्टिकुलर 10,000 रुपए मुझे अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कितने सालों तक? अगले कुछ सालों में बढ़ना चाहिए। उसका जो भी मुझे जो भी पर्टिकुलर मेरे नीड्स है, उसके लिए जो भी मुझे खर्चे आता है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। वो पैसे मुझे मेरे बिजनेस से मिलते हैं या नहीं? अगर वो लॉन्ग टर्म में मिल रहे हैं तो हमारा बिजनेस वायबल है। ऐसा ना हो 1 साल मिला, अगले साल लॉस हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है पहले साल लॉस हो रहा है लेकिन अगले 2-3 सालों में वो हमें प्रॉफिट दे सकता है। इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये सब चीजें जो है उसके लिए हमें फाइनेंशियल वायबिलिटी असर्टेन करना होता है, जो हम बिजनेस प्लान से करते हैं। नाउ व्हाई टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान क्यों बनाना है? क्योंकि उसे हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी हो, आपका फूड रिलेटेड हो, हम ब्यूटी पार्लर का रिलेटेड हो, मैकेनिकल वर्क हो, आजकल हम जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें आसानी होती है काम करने में। ठीक है। आजकल ऑनलाइन इस पे भी हम काफी सारे एप्स, काफी सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें बिजनेस करने में भी आसानी होती है। तो इसी तरह से बिजनेस प्लान हमारा एक टूल होता है जो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प करता है। आपको वो एक रोड मैप होता है, जैसे मैंने पहले बताया। वैसे ही कि हमें पता चलता है कि आज हम कहाँ पर हैं, हमारा कल क्या कैसे करना है, और आगे चल के हम हमारे गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जहां पर आज की हमारी पोजीशन है। ठीक है। अब बिजनेस प्लान अगर हमें बनाना है तो वो कैसे दिखाई देगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? अगर आप यहाँ पर एक देख हुए तो मैंने काफी सारा ये पिक्चर ऐसे बनाया हुआ है जिसमें बिजनेस एक्टिविटी है, कंपटीशन स्टडी है, देन आप देख सकते हो कुछ कॉस्टिंग के बारे में मैंने एस्टिमेट कॉस्ट ऐसे लिखा हुआ है, देन एस्टिमेट कैश नीड्स लिखे हैं, वर्किंग कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो चीजें है, तो ये कैसे होती है, क्या करना है, कौन सी चीज फर्स्ट करनी है, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। अब इसमें इसमें जो हमें देखना है, तो इसमें एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस प्लान बनाते वक्त द फर्स्ट थिंग, हमारी जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट या आइडिया है वो फाइनलाइज होना जरूरी है। अगर हम फाइनलाइज नहीं रखेंगे तो हम एक्टिविटीज और ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जो भी हमें बिजनेस प्लान करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। सो आइडिया हमारी बहुत जरूरी है जिसे हमें फाइनलाइज। लेट्स सी अब हम कैसे कैसे और क्या आगे कर सकते हैं। सो स्टेप 1, डिस्क्राइब द बिजनेस एक्टिविटी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने उस चार्ट में देखा होगा कि बिजनेस एक्टिविटी के बारे में हमने कुछ लिखा था वहां पर, तो कैसे था और क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।
आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी आप मार्केट में लोगों को, आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को देना चाहते हो, उसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई लेडीज है जिन्हें टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कौन से टाइप का टेलरिंग जॉब करना चाहेंगे? कि जैसे कि अगर किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश दुकान या जो भी पर्टिकुलर फैशन हाउस है, उनसे कपड़े लेकर उनको स्टिचिंग करके देंगे, या इंडिविजुअल कस्टमर के हम कपड़े स्टिच करके देंगे, या हम खुद अपना मार्केट से गारमेंट लेकर आएंगे और उसे स्टिच करके लोगों को डायरेक्टली क्लोथ्स बेच सकेंगे। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा कि आप करने क्या वाले हो। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। आपके पास मशीन्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, मैं सिर्फ लोगों को उनके कपड़े, मतलब जो भी वो हमें कपड़ा देंगे उससे हम सिलाई करके उनको प्रॉपर ड्रेस बनाकर देंगे। इस तरह से हमारा सर्विस फाइनलाइज होगा। या तो हम सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, हम मार्केट में से होलसेलर से कुछ ड्रेस वगैरह खरीद के लाएंगे, उसे हमारे शॉप में डिस्प्ले करेंगे और बेचेंगे। तो इस तरह से मेरी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट और सर्विसेज भी जो हम ऑफर करने वाले हैं वो उसमें लिखना जरूरी है। उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं मान के चलिए मैं एक शॉप ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं ड्रेसेस सेल करूंगा, तो ड्रेसेस किसके लिए? अगर मैं लेडीज के ड्रेसेस वगैरह सेल करने की सोच रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे स्पेसिफिकली बताना होगा कि क्या मैं जो ऑफिस गोइंग लेडीज है उनके लिए इस तरह से प्रोडक्ट्स रखूंगा, क्या मैं जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए प्रोडक्ट्स रखूंगा, या मैं छोटी जो लड़कियां होती है स्कूल्स वगैरह इसमें जाने वाली उनके लिए, या कॉलेज टीन एज ग्रुप होता है उनका जो जिस तरह से फैशन होता है उनकी तरह से। तो इस तरह से मुझे प्रोडक्ट्स डिफाइन करने होंगे। सेकेंड थिंग, सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस। जो मेरा प्रोडक्ट और सर्विस है उसके सुटेबल मुझे नेम्स भी प्रोडक्ट के लिए देना होगा, सॉरी अपने बिजनेस के लिए देना होगा, ताकि वो उस तरह से लोगों को ध्यान में रहे, कैची रहे कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो नेम या हमारा कोई पर्टिकुलर टैगलाइन रहेगा, तो वो सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान से सोचकर रखना होगा। जैसे कि अगर हम डेफिनेटली कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर ड्रेस मटेरियल्स के लिए, तो आप देखते रहे कि ये सुनीताज फैशन या ऐसे कुछ नाम वहां पर दिया रहता है, जिसमें वो नीचे लिखते हैं ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ ड्रेस मटेरियल्स। इस तरह से हमें नाम हमारा जो है वो देना होगा। फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो फूड आइटम्स के लिए है, स्नैक सेंटर्स है, रेस्टोरेंट है, जैसे अगर हम छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम उस तरह से उसे नाम दे सकते हैं। थर्ड थिंग, लिस्टिंग डाउन द नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द की टीम मेंबर्स। तो ये काफी जरूरी चीज है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, वाई नेम्स, हमने नेम्स क्यों लिखा है? आप तो हम लिख सकते हैं जो भी इन्वॉल्व है उनका डिटेल्स दीजिए। वाई नेम? नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके यहाँ पर कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। एज अ आप खुद जो बिजनेस कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपका खुद का नाम, देन उसके साथ आपके डिटेल्स। क्या डिटेल्स? जैसे कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, अगर आपका बिजनेस के बारे में जो भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग या उसके लिए आपको कोई वोकेशनल कोर्सेज की जरूरत पड़ी थी तो वो कंप्लीट की है क्या, आपके पास वो स्किल्स है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन पिछले 10 सालों से आप वो काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, और अब आप चाहते हो कि उसे आगे जाके बिजनेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो, आपने किसके साथ काम किया है, क्या काम किया है, ताकि छोटा सा छोटा भी काम क्यों ना हो उसमें आपने किया होगा। जैसे कि आप अगर घर से केक बनाकर बेच रहे हो अभी फिलहाल, तो लेट्स टेक एग्जांपल इसमें हम, कि अगर आप वो केक्स या ऐसे बेच रहे हो और आप चाहते हो कि आपको ऐसे केक शॉप वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप लिख सकते हो कि पिछले 2 सालों से हम घर पे केक बनाकर लोगों को भेज रहे हैं, और उसके लिए हमने काफी सारे लोगों को बर्थडेज और डिफरेंट डिफरेंट एनिवर्सरीज, कॉर्पोरेट की एनिवर्सरीज, इसमें हमने केक्स भेजे थे। उसके कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, ये होता है, तो वो भी हमारे पास है। और फिर उस तरह से हम वहां पर भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट हम बेचते थे, क्या था एग्जैक्टली हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, या आप कहीं काम कर रहे थे तो वो क्या एक्सपीरियंस था, वो भी आपको यहाँ पर देना जरूरी है। और टीम मेंबर्स, वाई टीम मेंबर्स? अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, आप अकेले हो, आपके बारे में लिखा, लेकिन आपके साथ जो एम्प्लॉय या लेबर्स जो काम कर रहे हैं उनके पास पर्टिकुलर स्किल्स है,
वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो, या आपके पार्टनर्स है, पार्टनर्स या जो भी आपके पर्टिकुलर इसमें ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उनके टीम मेंबर्स के बारे में आपको लिखना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन, सॉरी फोर्थ वन, फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन। नाउ बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करना मतलब क्या है? आप कहोगे मुझे तो क्या है, एक छोटा सा शॉप ही तो देखना है, मुझे थोड़ी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे छोटा सा। लेकिन अगर आप छोटा शॉप भी अगर कहीं रेंट बेसिस पे लेना चाहते हो, तो उसमें भी कुछ चीजों को आप लोगों को देखना है कि जैसे आप जहाँ पे आपका शॉप का लोकेशन है, तो वहां पर अप्रोच रोड है, वहां जो भी टारगेटेड ग्रुप ऑफ ऑडियंस है वो वहां पर आ सकता है। मतलब अगर देखिए, अगर आप स्कूल के पास कोई स्टेशनरी वगैरह का शॉप खोल रहे हो, तो डेफिनेटली वो काफी मतलब रोड साइड जो शॉप्स होता है वैसे आपका शॉप होना चाहिए। अगर वो कहीं सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हो, तो वहां तक कोई ऊपर तक नहीं आएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हमें सोचकर वहां पर बिजनेस लोकेशन आपको फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। अब ये जो बिजनेस लोकेशन है, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह स्टार्ट करना है, उसके लिए अगर हम सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि वहाँ जो लोकेशन हम फाइनलाइज कर रहे हैं, वहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से, जो भी हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्शन का टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में अवेलेबल है या नहीं। हमें जो वहां पर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा आपका, और रॉ मटेरियल वहां आएगा, तो उसके लिए जो व्हीकल होगा, तो व्हीकल खड़ा रखने के लिए जगह है कि नहीं। जब तक कि रॉ मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग जब तक होता नहीं है, तब तक वो उस टाइम तक वो खड़ा रह सके, उसे पार्किंग मिल सके। इस तरह से काफी चीजों को ध्यान में रखकर हमें बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करना है। तो आपका जैसे प्रोडक्ट्स, आपके जैसे पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आपकी जो भी जानकारी है, उसी हिसाब से। एक्सक्यूज मी सर। या हाँ सर, आपने जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बताया है, फोर्थ पॉइंट सॉरी, फाइनलाइज द बिजनेस लोकेशन। तो सर जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो हाँ, उनके लिए लोकेशन का यस यस यस, मैं उसी में नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। मैं उसी इसमें जस्ट मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग का खत्म करके मैं ऑनलाइन के बारे में ही बताना। ओके सर, वन मोर थिंग सर, थर्ड वाला जो आपने बोला, लाइक लिसनिंग डाउन ऑफ द नेम एंड डिटेल की टर्म्स मेंबर्स, राइट, तो इसमें सर एक चीज और थी, लाइक मैं अपना बिजनेस हेयर सोल्यूशन एक ऑयल से स्टार्ट कर रही हूँ, हेयर सोल्यूशन, ठीक है। एंड मेरा एक्सपीरियंस लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे उसे सेल आउट किया है, मैंने उस पर काफी रिसर्च किया एंड उसको जो है अपने अपने रिलेटिव्स पे और सब पे उसका एक्सपेरिमेंट किया एंड वो बहुत इफेक्टिव है। तो मैंने उसको मतलब काफी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए उसको यूज करते हुए, दूसरों को यूज कराते हुए। तो मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक जैसे आपने बोला कि हमने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उसको अपना एक्सपीरियंस में शो करोगे, तो मैं यहाँ पे कैसे अपना एक्सपीरियंस शो कर सकती हूँ? यस मैम, मैं आपको बताता हूँ। आपने बताया कि 2-3 सालों से आपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आपने ये शेयर किया हुआ है, और उनके आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका आपके पास उन्होंने आपको बताया होगा, उन्होंने बताया होगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये प्रोडक्ट हाँ सर, गुड उनका है, जैसे फीडबैक हम है मेरे पास, बट लाइक फीडबैक ऐसा है। नहीं है कि हम रिटर्न में कुछ फीडबैक है, मैंने उनको दिया, यस उन्होंने ट्राई किया, दे सेड कि बहुत अच्छा है, यस इफेक्टिव मैम, है। यस। तो ये आप अभी भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं। फीडबैक अगर वो रिटर्न में आपको दे भी सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एटलीस्ट आपने 25-30 लोगों के साथ इसे ट्राई किया हुआ है, आपने पिछले 2 सालों से इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, आपको जैसे जैसे प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आपने की है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ओके। या जो जो काम आपने उस प्रोडक्ट पे किया हुआ है वो आप जरूर उसमें मेंशन कीजिए, और आपकी पूरी 2 साल की जो भी मेहनत है वो हाँ, उसमें दिखाई दी जाएगी। और सर ये मेंबर वगैरह जो आपने बोला, तो लाइक मेरा जो भी सोल्यूशन है वो मैं अपना मतलब अकेले करती हूँ उस चीज को, बिकॉज मुझे इतना बड़ा भी मेरा कोई बिजनेस या मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया जिसके लिए मुझे एम्प्लॉय की जरूरत पड़े या राइट की जरूरत पड़े, राइट। राइट। ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल सी थिंग है कि मैंने स्टार्ट किया, अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, रिलेटिव्स पे किया, फ्रेंड सर्कल में किया, एंड नाउ आई थॉट कि मुझे ये आगे करना चाहिए, एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए इसको।
तो वो तो डिपेंड करता है कि जब मेरा बिजनेस आगे चलेगा, जब मुझे ये रियलाइज होगा कि हाँ मुझे बहुत आगे बढ़ाना है इसको, तब मैं ये इस स्टेज पे आऊंगी कि मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं, एम्प्लॉय रखूं, और मुझे मतलब लाइक जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसके लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे स्टाफ की जरूरत होगी। तो इस टाइम पे मैं इसमें क्या मेंशन करूंगी सर? राइट मैम, अभी आपके पास अगर आप खुद सोल प्रोप्राइटर, मैंने जैसे बताया कि आप खुद अकेले हो और अकेले करना चाहते हो, जैसे मैंने वो केक का एग्जांपल दिया था, एक लेडी है जो केक बनाकर बेचती, तो आप उतना ही लिखिए कि एज अ इंडिविजुअल यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। जब आपके पास टीम मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, आप फिर से उसमें ऐड कीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके। सो मैं आपका ये मैन्युफैक्चरिंग का मेरा पॉइंट खत्म करता हूँ, देन आई लेट यू नो अबाउट द ऑनलाइन। तो ओके सर। फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन में जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया कि आप अगर कोई पर्टिकुलर जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस वगैरह जो जगह दी जाती है इंडस्ट्रीज के लिए, वहां पर अगर आप लोकेशन देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है कि वहां पे जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, या आपका पार्किंग है, रोड है, ये सारी चीजें वहां पर एडिक्वेटली आपको अवेलेबल है, ये देखना बहुत जरूरी है। नाउ अभी जो अंसारी मैम ने हमें पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑनलाइन के बारे में स्पेस का कैसे होगा। देखिए, ऑनलाइन के बारे में काफी चीजें ऐसी होती कि आपका स्कोप कहाँ तक है। आप जब ऑनलाइन पर्टिकुलर बिजनेस ले जाते हो, आपका पर्टिकुलरली किसी ई कॉमर्स पार्टनर के साथ, या आपकी खुद की वेबसाइट बनाकर आप अगर ले जाते हो, तो आप पूरी दुनिया के लिए आपका प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हो। लेकिन आप वो वहां पर डिस्प्ले करवा रहे हो, लेकिन अगर आप डिलीवरी कर पाओगे क्या, आपका रीच कहाँ तक है, ये आपको वहां पर मेंशन करना काफी जरूरी है। आप ये बता सकते हो कि जैसे मैं अभी पुणे में लोकेटेड हूँ, क्या मैं दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ? तो यस, मैं मेरा प्रोडक्ट भेज सकता हूँ, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। इस तरह से मुझे वहां पर एक्सप्लेन करना जरूरी है कि मेरा बिजनेस लोकेशन कहाँ पर है। अब पूना में भी अगर है तो हम बता सकते हैं कि पूना में मेरे पास ये जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहां पर बना रहे हैं हम, तो एक मेरा फैक्ट्री का आउटलेट है और फैक्ट्री में हम पूरा बना रहे हैं। उसके अब ऑनलाइन है तो हम आगे जाके एक स्टेप और कर सकते हैं, जैसे आपके वीडियोस वगैरह होता है, तो वो भी हम ऑनलाइन उसे डिस्क्रिप्शन में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें बिजनेस लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी है, ताकि वो उसे हम स्टडी कर सकते हैं और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा उसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी का हमें एनालिसिस कैसे करना होता है, बिजनेस प्लान में हमें उसे डिस्क्राइब करना है। ये एक एस्टिमेटेड हमारा स्टडी होता है, मतलब ठीक है हमने कॉस्टिंग लिया है कुछ लोगों से, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एस्टिमेट ये करना जरूरी है कि कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। अब इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये 1 लाख रुपए मैं कहाँ पर खर्चा करने वाला हूँ, कौन से चीजों में खर्चा करने वाला हूँ, तो इसकी जानकारी हमारे पास होना जरूरी है, जो मैं आगे के कुछ स्लाइड्स है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो होती है, ये सब चीजें हमने एनालाइज करने के बाद हमें अगर पता चले कि हमारे बिजनेस में ₹1 लाख की जरूरत है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। या तो मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट है जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो पूरे नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके, कहाँ से मैं पैसे लाऊंगा, तो ये भी चीजें हम आगे देखेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है, इसका एनालिसिस पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है कि कितना पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है और उसे हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं। जो हमारे पास पैसे है, अगर हमारे पैसों से नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं या हम बैंक से लोन ले सकते हैं। इस तरह से जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। अब ये जो पर्टिकुलरली बिजनेस प्लानिंग सर्विस हमने जब डेवलप किया कि हमारे पास कुछ सालों पहले जैसे अ, हमने लोगों से बातचीत करना या इसके बारे में जब एंटरप्रेन्योर से बातचीत करना शुरुआत की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि ठीक है, आप कहते हो बिजनेस प्लान करो, लेकिन उसमें कैसे करें, हमें कुछ कंपटीशन स्टडी या कुछ मार्केट स्टडी कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए ये जब हम सर्विस के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ हमने टेम्पलेट्स डिजाइन किए, और ये टेम्पलेट्स का कुछ यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा हूँ, ताकि लोगों को डायरेक्टली कॉम्पिटिटर एनालिसिस या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसे चीजों को करने के लिए जो
जस्ट सोल प्रोप्राइटर्स है, या अभी जैसे मैम ने कहा कि कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो हम कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, उसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे करें? तो इसके लिए कुछ हमने क्वेश्चंस मतलब स्टडी करने के लिए कुछ टेम्पलेट डिजाइन किए। तो इसमें आप दे सकते हो कि कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, बाकी सारे क्वेश्चंस उस टेम्पलेट्स में है आगे। सो कॉम्पिटिटर्स कहाँ पर है, आपके कॉम्पिटिटर्स उनका लोकेशन कहाँ पर है, और उनका पर्टिकुलरली कितने सालों से वो उस बिजनेस में है, उनका पर्टिकुलर टारगेट मार्केट क्या है, मतलब वो सच में आपका कॉम्पिटिटर है या नहीं। जैसे कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि चिल्ड्रन गारमेंट शॉप स्टार्ट करूं, और मेरे यहाँ पर आजू बाजू जो भी शॉप्स है वो सिर्फ लेडीज गारमेंट्स है या जेंट्स गारमेंट्स है, उनका ही ये करते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस के लिए कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसा है या नहीं है, ये हमें देखना जरूरी है। देन व्हाट आर देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स एंड कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होता है, कैसे देख सकते हैं कि उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर अगर हम मान के चले कि कोई पर्टिकुलर बाजार में उनकी दुकान जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर है जहां पर काफी सारी लोग जा सकते हैं, या लोकेशन इस तरह से कि काफी कपड़ों का मार्केट है और उसी में उनकी दुकान है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उनको उसमें फायदा होता है। अब उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस भी देखना इसमें जरूरी है। तो इस तरह से ये टेम्पलेट्स हमने डिजाइन किए हुए हैं, जो हम आपके साथ सर्विस के डिलीवर के टाइम हम लोग शेयर करते हैं। देन आप देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इसमें भी हमने देखा है कि आपका जो पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट है, तो उसमें हम एडिशनल वैल्यू क्या दे सकते हैं। अब आप लोगों को वैल्यू एडिशन के बारे में मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वैल्यू एडिशन पहले होता था, लेकिन उसी वैल्यू एडिशन का आजकल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है। आप सब लोग उसे जानते भी होंगे। देखिए, जैसे कि पहले रेस्टोरेंट्स वगैरह ये जब स्टार्ट हुए, हम वहां जाकर खाना खाते थे, लेकिन रेस्टोरेंट्स कुछ रेस्टोरेंट्स ने उसका डिलीवरी भी स्टार्ट किया। मतलब आप घर पे बैठ के हमें फोन पे बताइए क्या चाहिए, हम आपको घर पे लाके देंगे, आप बिल दे दीजिए और आप आपका खाना घर में ही ऑर्डर करके खा सकते हो। ये तो वैल्यू एडिशन कुछ रेस्टोरेंट्स ने कुछ शहरों में वगैरह इसकी शुरुआत की। लेकिन आप आज अगर इसे देखोगे, जब इसमें आईटी सेक्टर जब इस तरह से सब चीजों में आ गया, मोबाइल में हमारे पास इंटरनेट आ गया, सब चीजें आ गई, तो कुछ ऐसी कंपनी आ गई है जो पूरे देश में आजकल सिर्फ डिलीवरी, फूड डिलीवरी करती है। आपने सुना होगा जोमेटो, स्विगी, इनके बारे में। तो ठीक है, ये काफी बड़ी है कंपनियां, पहले शुरुआत की थी, लेकिन कंसेप्ट देखिए, ये लोग सिर्फ फूड डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह से कुछ वैल्यू एडिशन ऐसे हुए कि वैल्यू एडिशन को अब आगे बिजनेस हुआ है। कोई भी अगर आप इसमें देखोगे तो क्यों डिलीवरी पे उनको कैसे मिलता है, क्या मिलता है, काफी सारी चीजें उन्होंने उसमें अपना खुद का ऐप बनाया है, अपना खुद का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों को ऐड करते करते उन्होंने ये सब किया। तो छोटे बिजनेसेस के लिए कैसे कर सकते हैं, आपका बिजनेस में क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर शॉप है टेलरिंग के लिए, मैं अगर वही एक एग्जांपल लेता हूँ, तो वहां पर आप देखोगे तो अगर हम गारमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं और साथ में उसमें कुछ स्टिचिंग करके भी दे रहे हैं या एम्ब्रॉयडरी करके दे रहे हैं, तो ये हमारी उसमें वैल्यू एडिशन होगी। मतलब आप देखते हो कि अभी जो दशहरा, दिवाली, इस तरह से जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें लोग कुर्ता वगैरह परचेस कर लेते हैं। तो लेकिन उनको अगर वहीं पर अगर आप ये बताओगे कि हम इसके ऊपर आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी करके देंगे, तो डेफिनेटली अगर उनको अच्छा लगता है वो एम्ब्रॉयडरी, उसका क्या जो पर्टिकुलर स्टाइल होगा, जो फैशन होगा, वो अच्छा लगता है, तो वो उसको आपसे फिर से खरीदेंगे। मतलब ज्यादा पैसे देकर भी खरीद सकते हैं, आप उस सर्विस के लिए चार्ज भी कर सकते हो, या आप उसमें आपका क्या आइनिंग है, ये सब चीजें है, तो ये करना है, तो इस तरह से आप उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करवा के दे सकते हो। देन हर एक सर्विस के बारे में आपको सोचना है कि जो जो सर्विसेज या जो जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो आपके शॉप में है या आपके पर्टिकुलर लिस्ट में, तो उन सब से आपका जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो आवरली बेसिस या आवरली रेट पर कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना जरूरी है। देन अगर कुछ सर्विसेज इस सीजन में आपको नहीं देनी है, या आपको लगता है कि ये सर्विसेज ज्यादा लोग इस सीजन में नहीं लेंगे, आगे आके सीजन में लेंगे, तो इस सीजन में हम ड्रॉप कर सकते हैं क्या, इस तरह से आपको थोड़ा सोचना होगा। नेक्स्ट,
टेम्पलेट फॉर लिस्टिंग सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स। तो अब इसमें आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपका जो भी सर्विसेज है, उसे आपको लिखना काफी जरूरी है कि आप सर्विसेज क्या क्या दे रहे हो और आपके पास उसका क्या प्राइसिंग है, और उसमें कुछ आप ऑफर्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप पहले, मैं अगेन दैट रेस्टोरेंट और स्विगी का जो भी एग्जांपल मैंने दिया उसमें मैं आना चाहूंगा। इसमें आपको पता है कि आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें सारा मेन्यू लिखा होता है, उसके सामने प्राइसिंग लिखा रहता है। लेकिन कहीं तो भी एट द एंड कुछ बोर्ड पे या वगैरह लिखा रहता है आज 10% डिस्काउंट है, पर्टिकुलर स्टार्टर्स पे है, स्वीट्स पर है, ऐसे ऐसे। लेकिन आप अगर ऐप में देखते हो, जोमेटो स्विगी के ऐप में, तो उनके पास हर एक इसमें कुछ ना कुछ ऑफर वो बताते हैं। वेडनेसडे को आप खरीदो आपको इतना मिलेगा, टोटल आप खरीदो इतना मिलेगा। इस तरह से आपके अगर कुछ ऑफर्स है तो वो ऑफर्स भी आपको लिखना है। लेकिन ऑफर्स लिखते वक्त आप जो भी डिस्काउंटेड प्राइस या ये देख रहे हो तो वो देखना जरूरी है कि कहीं वो कम ना हो, मतलब आपका प्राइसिंग से कम ना, मतलब उस तरह से कम ना हो, ताकि डिस्काउंट वगैरह देकर भी आपको सेल और आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो भी कैपेसिटी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग देना जरूरी है। अब यहाँ पर एक मैंने टेबल आपको दिखाया हुआ है जिसे हम कहते हैं एस्टिमेट सेल्स। ये एक्चुअली हम इंटरनली यूज करते हैं जब हम ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाते हैं उस वक्त। ये उसी का एक स्क्रीनशॉट हमने अटैच किया है ताकि आप भी अगर आपका पर्टिकुलर बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं तो उसमें ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगेन ड्रेस मटेरियल, शर्ट, ट्राउजर्स, साड़ीज का ही एग्जाम्पल है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है इनके पास जनवरी में सेल्स अगर आप देखोगे यूनिट वाइज 20 यूनिट ड्रेस मटेरियल है, 25 यूनिट शर्ट्स आपके जाते हैं, 20 यूनिट ट्राउजर्स के है, साड़ीज के 20 यूनिट है। लेकिन इसे थोड़ा इंक्रीज किया है और अगेन मार्च में सिर्फ ड्रेस मटेरियल के इसमें हमने कम किया है। तो इस तरह से जो भी आपके यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सा ध्यान कर, या कुछ फेस्टिव सीजन या कुछ ऐसा चीज है तो उसको ध्यान में देकर आपको इस तरह से क्वांटिटी के बारे में एस्टिमेट बनाना जरूरी है, ताकि आप आपका स्टॉक मेंटेन कर सके। आपके पास, आप अगर सोचते हो कि इतना सेल्स होने वाला है तो प्रोडक्ट का लिस्ट आपके पास मेंटेन होना जरूरी है। तो इस तरह से एस्टिमेटेड सेल्स आपको करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि बिजनेस प्लान में मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर कितने से मेरा कितना सेल्स टर्नओवर होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। अब एस्टिमेट कॉस्ट। अब जो भी कॉस्ट, ये जो सेल्स हमारा होगा तो इसके लिए डेफिनेटली कॉस्ट हमें लगने वाला है। तो अब क्या क्या कॉस्ट लगता है? फर्स्ट इज अ स्टार्टअप कॉस्ट। ये स्टार्टअप कॉस्ट जो होता है वो जब बिजनेस शुरुआत करने हैं उससे पहले का जो कॉस्ट है उसे हम स्टार्टअप कॉस्ट कहते हैं। ये थोड़ा सा जो पर्टिकुलर टर्म है इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, एंटिटी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, मतलब हमें जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बिजनेस अलग एंटिटी होता है, उसका आपको नाम रखना है, उसको गवर्नमेंट के पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? आप इंडिविजुअल हो तो आप फुल प्रोप्राइटरी, मतलब शायद नॉर्थ में उसे गुमास्ता भी कहा जाता है। तो ये जो गुमास्ता लाइसेंस वगैरह जो होता है तो उसे लेने के लिए आपको एंटी इनकॉर्पोरेशन, उसमें आपको एक्सपेंडिचर जो होगा वो लिखना है। या आप आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी आपको उसका जो भी एक्सपेंसेस होने वाला है वो आपको इसमें मेंशन करना जरूरी है। थर्ड थिंग, अगर आप एलएलपी, पार्टनरशिप या इस तरह से कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आपको उसका जो भी खर्चा है वो यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर इसमें लिखना है स्टार्टअप कॉस्ट में। सेकेंड, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अब प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे कि आपको शॉप स्टार्ट करनी है लेकिन उससे पहले आप थोड़ी बहुत उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, कुछ आप लीफलेट्स बांटते हो, ऑनलाइन आप प्रमोशंस करवाते हो, उसके लिए जो भी आप खर्चा करते हो तो वो यहाँ पर नोट करना बहुत जरूरी है। लीगलिटीज में आप अगर आप देखोगे पैन कार्ड, टैन, इससे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, और अदर मैंडेटरी लाइसेंसेस सच एज शॉप एक्ट, ये आपको देना जरूरी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, फिर से हम इस स्लाइड को विजिट करेंगे। कुछ बेसिक कंप्लायंसेस मैं यहाँ कवर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया पैन कार्ड, ये देखिए ये बेसिक कंप्लायंसेस है, मतलब जो एकदम स्टार्ट जो करना चाहते हैं
सोल प्रोप्राइटर है, उनके लिए ये बेसिक कंप्लायंसेस है, जैसे कि पैन कार्ड होना काफी जरूरी है, शॉप एक्ट जिसे आप गुमास्ता कहते हो वो, सेकंड एनओसी फ्रॉम ग्राम पंचायत, अगर आपका इस ग्राम पंचायत के जुरिडिक्शन में आता है तो वहां पर आपको एनओसी लेना ग्राम पंचायत की तरफ से जरूरी होता है। देन रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर हम प्रीमाइसेस लीज पर लेते हैं तो वो उसे रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट रिटर्न में होना जरूरी है। ऐसे ही कि जो मेरा दोस्त है या मेरे रिश्तेदार है, आप रेंट पे शॉप ले लो, मुझे हर महीने का 5,000 रुपए रेंट दो, 20,000 रुपए उसका डिपॉजिट दो, इस तरह से वर्बल में कम्युनिकेशन रखें, उसे फायदा नहीं, वो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड सेल डीड ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, अगर आपने परचेस किया है कोई शॉप तो उसका जो भी आपका सेल्स का रजिस्ट्रेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, जिसे सेड भी कहा जाता है। और करंट अकाउंट विथ बैंक, जो भी बैंक में आप जाते हो तो वहां पर बिजनेस के लिए आप करंट अकाउंट ही ओपन कीजिए, ताकि सारे ट्रांजैक्शंस आपके करंट अकाउंट में से ही होना जरूरी है, वो बिजनेस के लिए काफी जरूरी होता है। ओके, सो इस तरह से स्टार्टअप कॉस्ट में ये सारी चीजें हम इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, परचेस ऑफ मशीनरी। नाउ इन परचेस ऑफ मशीनरी, अगर आपको कोई मशीनरी इक्विपमेंट की जरूरत है, फूड बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, तो इसके लिए अगर आपको जो भी मशीनरी आपको खरीदनी है तो उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब मार्केट में ऑनलाइन सब चेक करके आपको देखना है कि वो मुझे कितना कॉस्ट होगा, तो वो कॉस्ट हमें इसमें एंटर करना है। देन परचेस ऑफ व्हीकल्स, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अगर आपका टूर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बिजनेस है, प्राइमरी आपकी मशीनरी होगी कार, जो भी व्हीकल, कार, टेम्पो सर्विस जो भी होगा तो वो होगा। आपके बिजनेस में अगर किसी टू व्हीलर, किसी कार का जरूरत है या आपका टेम्पो का जरूरत है, तो वहां पर हमें परचेस ऑफ व्हीकल लिखना बहुत जरूरी है। देन फर्नीचर कॉस्ट, फर्नीचर मतलब क्या, जैसे कि अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपको शॉप में आपने आपको बैठने के लिए चेयर्स बनाया है, टेबल्स है डिस्कशन रूम के लिए, या आपने कुछ वहां पर फर्नीचर बनाया हुआ है आपके ऑफिस के लिए, तो उसका देना बहुत जरूरी है। साथ साथ में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक ऑफिस भी है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप फर्नीचर बनाते हो जो मशीनरी के लिए काफी जरूरी होता है, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। कॉन्टीजेंसीज होती है, जैसे कि अगर आपके बिजनेस में कुछ आपने सोचा होगा कि फर्नीचर हमने एक सब 10,000 का बनाया, लेकिन चलो कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा लग गई, जैसे वो 12-15 हजार तक गया, इस तरह से कुछ कॉन्टीजेंसी है वो भी हमें एस्टिमेशन करते वक्त लिखना जरूरी है। डिपॉजिट, अब ये डिपॉजिट ऐसा होता है, यहाँ पर हमने लिखा है कि बिजनेस प्रीमाइसेस अगर रेंट पर है तो आपको जो लैंडलॉर्ड है उन्हें डिपॉजिट देना जरूरी है, तो वो डिपॉजिट कितना है। साथ साथ में आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन होता है गवर्नमेंट का, उनसे अगर हम कोई स्पेशल एक्स्ट्रा पावर की डिमांड करते हैं या एक्स्ट्रा फेज की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए उनको डिपॉजिट देना जरूरी होता है, तो वो डिपॉजिट भी आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट इज मेंशन किया है वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, इसका स्लाइड में जहां पर हमें कैश नीड्स के बारे में जानकारी है, लेनी है, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। एस्टिमेटेड कैश नीड्स, अब ये कैश नीड्स क्या होती है और कैसे इसे एस्टिमेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, अगर आप ये एक्सपेंसेस ध्यान से पढ़ोगे, मैं सिर्फ पढ़ता हूं पहले। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, परचेस रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे कि रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट। अब ये जो मैंने पढ़ा है तो आपको ध्यान में आया होगा कि अरे ये तो मुझे हर महीने को करना है, चाहे मेरा सेल हो या ना हो, मेरा शॉप बंद रहे या जो भी है, तो इसमें से ये चीजें, काफी चीजें मुझे करना, एक्सपेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको हर महीने आएगा, आपको पेमेंट नहीं है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आपने अभी एक
तारीख को, महीने की 1 तारीख को आपने रॉ मटेरियल ले लिया, लेकिन वो आपको बनाने के लिए उसमें प्रोसेस करवा के कुछ ज्यादा प्रोसेस होने से वो बनकर रेडी होने तक 20-25 तारीख आ जाती है, और सेल करने के लिए हमें 1 तारीख नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख भी आ जाती है। फिर भी हमें नेक्स्ट मंथ के लिए परचेस करने के लिए रॉ मटेरियल काफी जरूरी है। तो इसी तरह से ये एक्सपेंसेस है। तो रॉ मटेरियल हो गया, या आप जो कस्टमर को आप पर्टिकुलर मटेरियल दे रहे हो या आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, उनको पेमेंट के लिए अगर आप क्रेडिट पीरियड भी देते हो तो वो डेटर्स हो। तो इस तरह से आपके जो पैसे उसमें हम कहते हैं कि इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस ध्यान में रखना काफी जरूरी है। मतलब हर महीने हमें ये रिकरिंग एक्सेस आने वाले हैं जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल के अंदर हम देखते हैं। सो एस्टिमेट कैश नीड, हमें पेमेंट्स करना होता है, हर महीने को पेमेंट करना होता है। जैसे कि अगर आपने मशीनरी परचेस किया है तो आपको उसके हर महीने को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसमें जो भी कपड़े खरीदने हैं या उसको रॉ मटेरियल जो भी आपको परचेस करना है, तो उसके लिए आपको हर महीना एक्सपेंस करना जरूरी है। तो ये जो कुछ एक्सपेंसेस है ये हर महीने आपके इनकर होने वाले हैं। अब इसमें सबसे लास्ट जो आइटम हमने लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी। सीसी मींस कैश क्रेडिट। तो अब ये जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं वो हर महीने बैंक हमसे ईएमआई में चार्ज करता है, मतलब थोड़ा सा प्रिंसिपल थोड़ा सा इंटरेस्ट वो चार्ज करता है। तो वो भी एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे लिखना है, उसे एस्टिमेटेड लिखिए। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ईएमआई कितना होगा क्या होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इंक्वायरी करके थोड़ा सा पूछ के, ठीक है बाबा मैं अगर 2 लाख रुपए तक का लोन लेता हूँ तो मुझे कितना ईएमआई आ जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये थोड़ा सा देखकर आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे मैंने एक सबसे पहले एक बताया था, एक पॉइंट था हमारा कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अगर मुझे पता चलता है कि मुझे बिजनेस में शुरुआती दौर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो ये कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? जैसे कि मुझे डिपॉजिट देना है, मुझे मशीनरी परचेज करनी है, मुझे थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैं कहाँ से ला सकता हूँ? सबसे पहली चीज होती है मेरे पास जो सेविंग्स है, मैंने जो कुछ काम किया है तो वो सेविंग्स मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो भी कम पड़ जाता है या वो मेरे पास नहीं है तो मैं हमारे फैमिली मेंबर से बात करूंगा। मेरे घर में जो बड़े लोग हैं जैसे कि फादर हो गए या हमारे बड़े भाई हो गए, कोई हमारे घर के रिलेटिव्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। तो इनसे हम लोन की तरह दे सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि आप मुझे हेल्प करोगे कैसे क्या, तो इस तरह से हम उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब होकर भी अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं आते जितने हमारे बिजनेस को जरूरत है, तो थर्ड ऑप्शन होता है बैंक और एनबीएफसी, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जिनके पास हम टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट लोन ले सकते हैं। तो अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आप अगर आप जाओगे और उनको पूछोगे लोन अगर हमें मिलेगा क्या, तो वो कहेंगे कि आपको लोन क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। वो उतना ही सिमिलर है अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर के पास, मतलब आपके घर पे आपके हस्बैंड होंगे, आपके वाइफ होंगे, आपके पिताजी होंगे, उनके पास अगर आज उठ के पूछते हो कि पापा मुझे 1000 रुपए, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसे ही निकाल के आपको पैसे नहीं देने वाला। वो पूछेंगे आपको क्या करना है, आप उनको कुछ बताओगे कि मुझे ये चीजें खरीदनी है। तो इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक, इनको आपको जब पर्टिकुलरली लोन लेना होता है तो उनको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको लिखकर हमें जानकारी देनी होती है कि हमें किस चीज के लिए लोन चाहिए, कितना चाहिए, और उसमें हमारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हम क्या करने वाले हैं, और वो लोन रिपेमेंट कैसे होगा। तो इसी के लिए हमें एक जैसे मैंने बताया कि ये प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम जानकारी ले सके कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन के लिए जाते हैं तो मैं उन्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ, और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो भी हमें आगे बनाना है तो वो हम बनाकर उन्हें दे सकते हैं। अब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, ये दो चीजें क्या होती है ये भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टर्म लोन। टर्म लोन किस लिए देता है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, उसके नाम नहीं है, देखिए व्हाई दैट नेम इज इम्पोर्टेंट, टर्म लोन। तो ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। सी, अगर आप एक मशीन या फर्नीचर या इक्विपमेंट्स या कुछ असेट आप परचेज करना चाहते हो तो उसकी कुछ ना कुछ एक लाइफ, और उसी लाइफ के हिसाब से उस वैल्यू जो होती है वो डिसाइड की जाती है।
तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है और वो जो लाइफ होती है मशीन्स की, उसी हिसाब से टर्म लोन दिया जाता है। मतलब छोटी सी अगर मशीनरी है, वैल्यू काफी कम है, तो 2-3 साल का ही अगर टर्म लोन होता है तो 3 साल का टर्म लोन, 5 साल का टर्म लोन या 7 साल का टर्म लोन, इस तरह से बैंक की तरफ से आपको टर्म लोन दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स असेट जो हमारे बिजनेस में होते हैं, जैसे कि हमारे मशीनरी, इक्विपमेंट, हमारे फर्नीचर, अगर और कुछ अगर हम जैसे कि एनिमल्स के इसमें कुछ अगर हमारा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग वगैरह इसमें, तो उसमें अगर हम देखोगे तो लाइव स्टॉक जैसे कि कोई लाइव एनिमल्स वगैरह हम जो खरीदते हैं तो उनके लिए वो पैसे दिए जाते हैं। अब ये टर्म लोन होता है सॉरी, उसे आपको ईएमआई में, मतलब एवरी मंथ जो आपका एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसमें आपको पेमेंट करना होता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐसे दोनों पे दिया जाता है। तो ये आपको पेमेंट एक इसमें देना जरूर, एवरी मंथ आपको दिया जाएगा उसमें एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट। तो ये तो हो गया टर्म। वर्किंग कैपिटल, जब आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल हमारे हर महीने की जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसके रिलेटेड होता है। सो इसके लिए कैश क्रेडिट हमें बैंक की तरफ से दिया जाता है। अब ये कैश क्रेडिट जो दिया जाता है तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रॉ मटेरियल के अंदर, फिनिश गुड्स में, या आपके जो डेटर्स, आपने जिनको उधारी पे मटेरियल दिया हुआ है तो उनसे पैसे आना बाकी है, तो इस तरह से आपका पैसा अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट हुआ है, तो आपको एक्सपेंस करने के लिए हर महीने को पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए कैश क्रेडिट आपको दिया जाता है जो पूरे 1 साल के लिए होता है। 1 साल में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, बैंक से रिव्यू करेगा और नेक्स्ट ईयर आपका लिमिट बढ़ाना है, कम करना है, वैसे ही रखना है, ये डिसीजन आपको वहां पर कैश क्रेडिट में बैंक लेंगे और वैसा डिसीजन फॉरवर्ड करके आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवा के देंगे। ठीक है। अब लोन्स अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, अब आप लोग जहां जहां पर लोकेटेड है वहां की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है की तरफ से कुछ स्कीम आपके बिजनेस के लिए दी जाती है। अगर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है तो उनके लिए कुछ स्कीम्स होती है। साथ साथ में जो शुरुआती दौर पे अगर कुछ करना चाहता है, नया बिजनेस है, तो उनके लिए है। इवन कास्ट वाइज के भी कुछ स्कीम्स अवेलेबल है। तो इसकी जानकारी आपको नियरेस्ट आपके ब्रांच में या जो भी बैंक है वहां पर मिल सकती है। उसे थोड़ा सा देख कर, क्योंकि आपके यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, इसे देखकर आप उस स्कीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलरली बिजनेस प्लान है, तो ये तो आपको जो हमने बताया इस तरह से आप थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें क्या एग्जैक्टली पूरी तरह से अगर बिजनेस प्लान बनाकर चाहिए तो इसके लिए हमारे पास आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, जहां पर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है। मैं इसी लिंक को मैं चैट बॉक्स में भी देता हूँ। आप जैसे ही मतलब सेशन के इसमें आप ये लिंक पर जाकर चेक भी कर सकते हो। ये चेकलिस्ट जो है यहाँ पर आपको बिजनेस प्लानिंग की चेकलिस्ट मिल जाएगी, उसे आपको डाउनलोड करके देखना है, विच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे देखना है कि कैसे इंफॉर्मेशन आपको उसमें से हमें देनी है जिससे हम ये सर्विस आपको दे सकते हैं। अब ये सर्विस बिजनेस प्लानिंग की जो सर्विस है वो अगर आपको लेनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेशन के शुरुआत में मैंने बताया था कि बिजनेस प्लान करने से पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज होती है दैट यू नीड टू फाइनलाइज योर आइडिया। तो इसी तरह से फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपको आपका बिजनेस का आइडिया फाइनलाइज होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, डू यू हैव एन एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द प्रपोज लाइन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब जो आपका बिजनेस का एक्टिविटी आप प्रपोज कर रहे हो कि एग्जाम्पल मैं एक सलोन स्टार्ट करना चाहता हूँ, हेयर सलोन, तो उसके लिए जो बाल काटने का तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ क्या नहीं, उसका मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया है या मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है, तो वो रहना बहुत जरूरी है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके पास या आपका जो भी टीम है आपके पास, ये होना जरूरी है। थर्ड थिंग, हैव यू अंडरगॉन एनी ट्रेनिंग फॉर द सेम। ये भी काफी जरूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो ट्रेनिंग के बारे में बताइए। जैसे ऊपर बताया था कि नहीं हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हमारे पास
पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब दयासराज बिजनेस प्लानिंग सर्विस, ये बिजनेस प्लानिंग सर्विस में हमारी तरफ से आपको क्या डिलीवरेबल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जिसमें हम अगले 3 या 4 सालों का प्रोजेक्शन आपको देते हैं आपके बिजनेस के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपसे लेते हैं टेम्पलेट्स में, या जिस तरह से मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था, कैश नीड्स हो या पर्टिकुलर फर्नीचर हो, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट हम आपसे लेते हैं। हम कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट देनी है और उस कॉस्ट के ऊपर हम वर्क करके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। वायबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट होता है जिसके अंदर ये मेंशन कहते हैं कि आपका पर्टिकुलरली बिजनेस का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया उसमें हम अजम्पशंस क्या क्या लिए हुए हैं, आपका सेल कैसे होने वाला है, आपके जो भी कस्टमर्स है वहां तक आप कैसे रीच करने वाले हो, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वो सब होता है। साथ में उसमें हम ये भी लिख के देते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी आपकी वायबल होगी या नहीं होगी। अगर हमने लिखा है कि बिजनेस एक्टिविटी वायबल होगी तो क्यों होगी, तो उसके रीजंस भी दिए होते हैं और उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए गाइडलाइंस भी दी जाती है। साथ साथ में अगर वायबल नहीं होगी, अगर इसी तरह से है, तो उसमें भी हम रीजंस देते हैं और वो वायबिलिटी को मतलब वो निगेटिव क्यों हो रहा है वायबिलिटी, इसके लिए भी हम वहां पर आपको रीजंस बताएंगे और साथ साथ में उसमें गाइडेंस भी दिया जाएगा। जो गाइडलाइंस वहां पर ही आपको रिपोर्ट में मेंशन होंगी, आप उस पर वर्कआउट करके फिर से आगे बढ़ सकते हो। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 2000 रुपीज प्लस जीएसटी इतना होता है, जिसमें 50% पेमेंट आपको सर्विस लेने वक्त, मतलब जिस वक्त आप सर्विस रिक्वेस्ट करते हो उस वक्त करना है, और उसके बाद 4 वर्किंग डेज में हम इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें मिलने के बाद हम आप 4 वर्किंग डेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और आपको वहां पर इंटीमेशन किया जाता है कि आप और आपको सेकंड पेमेंट की लिंक भेजी जाती है। पेमेंट होने के बाद आपको वो रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट आपको ईमेल के थ्रू सेंड किए जाते हैं। एक बात इसमें पूरी तरह से जॉट डाउन या नोट डाउन कीजिए, ये पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विस है, आपको आपके ऑफिस या आपके घर से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सर्विस को या आपको हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेने हैं, डॉक्यूमेंट देने हैं, वो ऑनलाइन ईमेल दे सकते हो, आप हमें कॉल पे सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कॉल करेंगे इसमें और आपको बात करके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो आप उन्हें शेयर कर सकते हो, और वही इंफॉर्मेशन बेसिस पर रिपोर्ट्स के बनाए जाते हैं। अब इस तरह से आपको अगर ये बिजनेस प्लानिंग सर्विस लेनी है तो इसके लिए डेफिनेटली आपको हमारे कनेक्ट की जरूरत है। ये जो स्क्रीन अभी मैंने प्रेजेंट किया हुआ है जिसके ऊपर हमारा फोन नंबर मेंशन है, दैट इज 919373035540। हमारा वेबसाइट है www.deyasra.in। आप ईमेल भी हमें कर सकते हो team@deyasra.co.in। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां है, और फेसबुक और ट्विटर का हैंडल भी है जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपकी कोई क्वेरीज होगी, मतलब सर्विस देने से पहले, वो भी पूरी तरह से आंसर की जाएगी। आपका क्या बिजनेस के लिए क्या क्वेरीज है तो वो भी हम आंसर करेंगे उसमें। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंटेशन जो है वो करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं बस शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ ताकि अगर कोई चार्ट विंडो में लिखता है तो मुझे पता चल जाएगा। सर एक्चुअली यस मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आप कैश क्रेडिट के बारे में बता रहे थे लास्ट फाइनेंशियल के बारे में, तो सर आप कैश क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा वापस प्लीज। यस मैम, जिसमें हमें जो पर्टिकुलरली इसके लिए लोन देती है वो क्यों देती है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है या आपके पास कुछ डेटर्स इन्वॉल्व है, तो इससे होता क्या है कि आपका पर्टिकुलर
पैसे जो है, मतलब आपने किसी को उधारी में दिया हुआ है पैसे, मतलब सॉरी पैसे नहीं, आपने अपना मटेरियल जो भी है वो किसी को बेचा हुआ है, लेकिन वो आपको पैसे आगे 15 दिनों में देंगे। और जो भी मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल वगैरह है, उसके लिए ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपके दोनों तरफ पैसे अभी इन्वेस्ट हो चुके हैं, मतलब आपने परचेस करते वक्त भी पैसे दे चुके हैं, और जो आपको सामने से कस्टमर से आना है पैसे आपका, तो वो भी अभी रुका हुआ है। तो इस 15 दिनों में या इस 10 दिनों में जो भी आपका क्रेडिट पीरियड है, इसमें अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका सैलरी या आपका कुछ ऐसा इस तरह से एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो वो आपको करना तो बहुत जरूरी है। तो आप कहाँ से कर पाओगे? तो उसके लिए ये जो स्टॉक होता है आपके पास रॉ मटेरियल का, जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, या आपके जो डेटर्स है, उसका कैलकुलेशन करके कैश क्रेडिट का नीड एनालिसिस किया जाता है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो फाइनेंशियल इसमें देखा जाता है, और वो कैश क्रेडिट आपको वहां पर अवेलेबल किया जाता है, ताकि आप आपके एक्सपेंसेस जो है उसको पेमेंट कर सके, और आगे आपका जो भी बिजनेस है उसे कंटिन्यू स्टार्ट कर सके। अब इसमें होता, बताता हूँ मैं, लेट मी फिनिश। इसमें कैसे होता है और ये कैसे वर्कआउट करता है मैं बताता हूँ। ऐसे समझिए कि आपको 10,000 रुपए की कैश क्रेडिट बैंक ने दी हुई है। अब ये 10,000 में से ये महीने में आपने 5,000 रुपए इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब 5,000 का वहां पर बैलेंस अभी भी है, आप 5,000 और इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक महीने में आपने 5,000 इस्तेमाल कर लिए, और जैसे ही आपके जाते हैं 5,000, या जो भी आपका सेल प्रोसीड आ जाता है 5-6 हजार रुपए, तो वो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हो। जैसे कि आपने 5,000 रुपए लिए थे, वो आपने डिपॉजिट कर दिए। सो नेक्स्ट मंथ आपको फिर से 10,000 रुपए का बैलेंस रहेगा जो आप इस्तेमाल कर पाओगे, और आपको इंटरेस्ट सिर्फ पे करना है 5,000 रुपीज, जिसपे आपने यूटिलाइज किया हुआ है। तो वो कैलकुलेशन बैंक करता है, और वो हर महीना, और पर्टिकुलरली आप कैसे उसे यूटिलाइज करते हो उससे एनालिसिस करके आप उसको एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक उसे रिन्यू करता है। Right, ठीक है, thank you. या और Hello. कोई एक, यस मैम प्लीज। सर सीसी लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है? यस मैम, डेफिनेटली सीसी लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसे नहीं है कि सीसी लिमिट बढ़ाई नहीं। देखिए मैम, देर आर फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका टर्नओवर क्या है, आपने जो प्रीवियस सीसी जो लिया था, तो वो कैसे आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ये सब रिव्यू बैंक की तरफ से दिया जाता है, जिसमें आपको बताया होगा कि स्टॉक रिपोर्ट आपने सबमिट किए होंगे टाइम टू टाइम बेसिस पर, आपने डेटर्स का रिपोर्ट अपना सबमिट किया होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बैंकर आपको चेक करते हैं, और उस बेसिस पर, मतलब आपका टर्नओवर बढ़ा है, आपने सीसी लिमिट अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, और आपने उसमें रीपेमेंट भी करवाया हुआ है, तो इस बेसिस पर बैंक आपका सीसी का हर साल रिव्यू करके उसे बढ़ाकर दे सकती है। ओके सर। या मैं आप लोगों को एक छोटी सी यहाँ पर एक जानकारी एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। अभी हमारे एक्सपर्ट जो है मिस्टर सुधीर गिजरे सर, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सुधीर गिजरे सर हमारे यहाँ पर पिछले 7 सालों से पर्टिकुलरली फंडिंग, फाइनेंशियल, इसके लिए मेंटर है दयासरा के। और सर, मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। Okay, thank you, Prakash. Yeah. My name is Sudhir Gidre. I will have a brief introduction. My name is Sudhir Gidre. Basically, I am a banker. I retired from State Bank of India as a senior executive after putting for 41 years service. 30 years I spent only in SME related advances on a pan-India basis. And I'm associated with Dayasara Foundation for almost 7 years as such. Sorry for late joining. If you have any questions or any doubts, I'm ready to give you. हेलो हेलो, बोलिए मैम। सर, वॉइस कम आ रही है। Now is it okay? यस। अभी वॉइस, am I audible now? Yes sir, yes sir.
Okay, thank you. Excuse me, my name is Deepak. I am from Grass Academy team. Yeah. और हम दीपक लोग बोलिए. Yeah. ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो सेशन है, ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है. Okay, thank मैं you. बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ पार्टिसिपेंट्स को. हम लोग तो ट्रेनिंग कर ही रहे हैं इन पार्टिसिपेंट्स की, पर अभी हम लोगों ने ये दी आसरा फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएट हो रहे हैं और इनकी भी बहुत सारी कुछ सर्विसेज हैं जो ये लोग ऑफर करते हैं ऐसे बिजनेसेस को जो अभी शुरू हो रहे हैं या ऑलरेडी रनिंग में हैं. और ये इनकी जो सर्विसेज हैं वो हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को और आगे ग्रो करने में. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग ऑफर करते आ रहे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को और स्टार्टअप्स को. तो हम लोगों ने इनके साथ एसोसिएट किया है और कुछ सर्विसेज हमें जो लगता है कि हाँ ये सर्विसेज हैं जो हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को इस स्टेज पे, अलग अलग स्टेजेस पे आएंगी. जैसे क्योंकि हर पार्टिसिपेंट की स्टेज अलग है, कोई अभी बिल्कुल शुरू कर रहा है, कोई बाद में करेगा और अलग अलग लेवल पे है. तो हर स्टेज पे हम लोग इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस पार्टिसिपेंट को किस सर्विस की जरूरत है और जहां जहां उनको सर्विसेज की जरूरत है वो हम प्रोवाइड करेंगे इनके थ्रू आप लोगों को. हमने जो आपको ट्रेनिंग कराई है उसके लिए हमने आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करी है और आगे भी जो भी सर्विसेज हम इनसे लेंगे वो उसके लिए आप पार्टिसिपेंट्स से हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे. अगर कुछ पेमेंट होगा तो वो हम ही लोग इन शक्ति टीम और ग्रास एकेडमी ही उसको हैंडल करेंगे. तो मैं ये एक मैसेज था जो पार्टिसिपेंट्स को देना चाहता था, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ए लेटर स्टेज. हालांकि अगर आप लोग भी चाहें और डायरेक्टली कुछ सर्विसेज लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट क्योंकि आप ऑलरेडी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी कमिटमेंट है आपको कि हम आपका बिजनेस शुरू कराएं और एक अच्छे लेवल पे ले जाएं, तो वो वी विल हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन दैट. और जहां जहां हमें डी आसरा टीम से सपोर्ट चाहिए होगी वो भी हम उनसे भी लेंगे और उनकी सर्विसेज को भी आप तक पहुंचाएंगे. तो दैट्स व्हाट आई थॉट आई दीपक जी सही बात है. एनी क्वेश्चंस? अगर कोई भी पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे आज के सेशन को लेके तो वो पूछ सकता है. सर बोलिए. सर अभी आपने बताया था कि बिजनेस प्लान से रिलेटेड जो भी हम प्रोजेक्ट सर्विस वगैरह का प्लान बना के जो देंगे वो कॉस्ट है उसका पे करना. तो यू सेड कि अभी अगर हम उसके लिए करते हैं अप्रोच तो हमें उसके लिए पे नहीं करना है. दीपक सर, अगर ये सर्विसेज हमें आपसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन करेंगे और हमें आपको और हमें अगर लगता है कि हमें आपको ये सर्विस चाहिए और हमें इस चीज की जरूरत है तो आप और हम डिस्कस करके फिर हम दी आसरा टीम को बोलेंगे कि ये हमारी पार्टिसिपेंट है, इनको इस बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम की सर्विस की जरूरत है, तो फिर वो आपके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेगी दी आसरा टीम. उसके लिए हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे और ना ही आपको कुछ दी आसरा को देना होगा. लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि दी आसरा टीम की सिर्फ ये बिजनेस प्लानिंग की सर्विस नहीं है, इसके आगे भी इनके बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये लोग ऑफर करते हैं. तो वो आपको, क्योंकि हम लोग आपके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, जब आपने आइडिया भी फाइनलाइज नहीं किया था तब से हम आपको ट्रेन कर रहे हैं और आपको समझ रहे हैं. तो हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनको किस सर्विस की जरूरत है और उस सर्विस के हिसाब से वी विल मूव फॉरवर्ड. थैंक यू. ठीक है. एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहता है? यस सर. गुड इवनिंग एवरीवन. Myself Mamta and I'm running a alternative therapist and a clinic also in Janakpuri, Delhi. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको रन कर रही हूँ बिफोर कोविड से ही और अपनी तरफ से मैं जितना एफर्ट लगा सकती थी मैंने सब किया, लेकिन मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग उसकी नहीं की थी. उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि
क्लाइंटेज नहीं थी वहां पर। और फिर कोविड आ गया। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि रेंट वाले स्पेस को खाली करना पड़ेगा, और मैंने उसको एक चैरिटी वाली स्पेस पर कनेक्ट शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ है वो, वहां पर वो कंडीशंस भी हैं, हम लोग चैरिटी भी करते हैं, लेकिन और क्लाइंटेज कम है। उसके लिए मैं ऑनलाइन ऐड करना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जब अर्निंग ही नहीं है तो मैं ऐड के लिए कहाँ से इन्वेस्ट करूँ? Yeah, Already, ma'am, your problem is very genuine, especially after COVID. This circumstances have already undergone a sea changes, no doubt about that. So there is a solution for that, for marketing and for generating leads. We have a digital marketing service, and for this, on a very minimal cost, you can very well advertise digitally. We will provide you a solution and what are the different ways and means to generate more leads. अब जब leads generate होंगे, उससे आपको customers आने वाले हैं. So how to do that? What are the various ways? And how to do this minimally, means without spending much amount, without investing even say thousands of rupees, forget about lakhs. So we have a service, we will definitely help you. दीपक जी के माध्यम से आप हमें अप्रोच हो जाइए. We will definitely provide you a solution and which will definitely work. That much assurance I can give at this moment. But do avail this digital marketing service. Let Deepak ji हमें बोलिए उसके बारे में. Right. So we will definitely take care as such. We provide more than 40 different services for new as well as existing clients, or existing SME, micro or small businesses. So my request to all of you that you do visit our website. ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं. So you do visit, do raise questions. We want rather to help you, guide you to scale up your business in this precarious position also. Lot of uncertainty is there. So we will definitely help you, and we have such a type of even a training program. उसके बारे में भी चाहे तो you can visit our website through Deepak ji. We can even conduct such a type of programs also. Last year we have conducted such a type of a program specially, and that was BOT, back on track. How to come back on a track. For that we conducted one program, but that was in Maharashtra only. But such a type of programs, or if required, we can provide a digital marketing solutions to you as such. Rest assured. okay. Okay. जैसे मैंने बताया ना कि इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो सर ने जैसे बताया Yes, कि 40 सर्विसेज हैं जो ये बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं. उसमें से डिजिटल मार्केटिंग भी एक सर्विस है. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिजनेस है जिसको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए भी ये लोग सपोर्ट करते हैं. Yes. और ऐसे ही और भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है आपको अपनी फर्म का, या कोई स्पेसिफिक लाइसेंस लेना है, अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं. लेकिन हमें पहले आपका बिजनेस समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है वो अभी किस स्टेज पे है, उसमें हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि कुछ सपोर्ट है जो कि इनशक्ति और ग्रास टीम भी आपको प्रोवाइड करेगी, और एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. और कुछ सपोर्ट और सर्विसेज हैं जो हम दी आसरा से लेंगे और वो फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे. And we have a specialized expert in that area as such. Digital marketing के expert हमारे पास है, and through them we provide this service. Yes. I am a finance man, so I will not rather guide you in digital marketing in a deeper way as such. Yes. So from that point of view, do approach to us. We will definitely take care, ma'am. Okay, तो sir. Right. अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का ये होगा कि अभी शायद कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी भी 2-3 सेशंस बचे हैं ट्रेनिंग के, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी वी विल हैव अ 1-to-1 डिस्कशन.
हम आपसे 1-to-1 डिस्कशंस इनिशिएट करेंगे और फिर आपके बिजनेस अभी किस लेवल पे है और कहाँ पे हमें दी आसरा की सपोर्ट चाहिए वो हम वर्कआउट करेंगे एंड देन वी विल कम बैक अगेन टू दी आसरा टीम। और इवन इंडिविजुअल मेंटरशिप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि अगर कोई जैसे साहिल है, आप हेयर फॉल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम आपको दी आसरा के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे किसी इंडस्ट्री मेंटर से जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में रह चुका है या उसने इसी तरह के बिजनेस को सपोर्ट किया हो पहले या गाइड किया हो। ओके सर, तो वो डिपेंड करेगा कि किस पार्टिसिपेंट, किसी को हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की जरूरत हो, किसी को इंडस्ट्री मेंटर की जरूरत हो, किसी को मार्केटिंग रिलेटेड मेंटर की जरूरत हो, या किसी को स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए हो। तो वो हर पार्टिसिपेंट्स की नीड और रिक्वायरमेंट को समझ के we will come back to the आसरा team and then we will, मतलब अब हमारा एसोसिएशन हो गया है, ये मतलब हम लोगों ने एक ऑफिशियल टाई अप किया है। सो हम इनके साथ जुड़े रहेंगे आगे भी और ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को आगे सपोर्ट करते रहेंगे। बट ऑप्शन आपके लिए, सबके लिए बेटर ये होगा कि हम लोग मिलके डिसाइड करें कि हमें इनसे क्या सपोर्ट चाहिए, राइट? ममता, जैसे ममता हो गई, ममता के जो बैच में जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ये असिता द्विवेदी हो गई, नवदीप शर्मा हो गई, तो इनके लिए अभी आप लोगों का 2-3 सेशन और बचा है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग 1-to-1 आप लोगों के साथ डिस्कशन शुरू कर देंगे और आगे फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। सर मैं बात कहना चाहूँगी सर, जैसे फूड सेक्टर से रिलेटेड इनके पास कुछ क्या चीजें कुछ है ऑफर्स, मतलब क्या सर्विसेज ऑफर करने के लिए, मतलब ताकि ये पता चले कि हाँ इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए या होना चाहिए। See, for this, as Deepak ji said, you are in the food sector. Might be yours is a fast food center or a different type of services you are providing. So for this, unless and until we have a 1-to-1 discussion initial, and later on we can very well direct you to a food specialist or some expert in that area as such. We have a good number of M-panel mentors on our board. So through them we can very well provide such a type of a service. So do request Deepak ji and we will able to provide assistance and guidance in the matter. I am like concerned about the interior too. So is there any help that you people provide? No, will you please repeat? I didn't able to understand. I didn't get your message. I am a bit concerned about the interior of the cafe. Which, Interior. You mean interior rather? Of the cafe. Okay. Yeah, for that also we can provide. Okay. So actually I want to deal on upcycling products and all. I want my cafe to pass a message about recycling or upcycling. So in that concern, I want my... Yeah, you approach through Deepak ji. We will connect you to appropriate mentor. Right, fine. Thank you. Because offhand we can't discuss individual case in detail. Yeah, that's okay. Perfect. Yeah, but we will able to do that. Yeah. It is possible. Right. Okay, thank you, sir. Thank you so much for your time. Okay, thank you. No, it's in fact I'll join little late. Sorry for that. That's okay. Because I was preoccupied. But we will definitely meet, and we want to create an ecosystem for success of the SMEs as such. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Good day. Thank you. Good day. Thank you. Thank you so much, sir. For all, Thank you. Thank you. for all the everyone. participants, best of luck. Thank you, Thank sir. you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Bye.